हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस अमलाई। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे, जहां पर आपको मल्टीपल सब्जेक्ट से रिलेटेड हम कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। मैं आपको पढ़ा रही थी अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आप इसमें समझ रहे थे कि जो सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों सेक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, यानी जहां से आपको रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, आप रॉ मटेरियल ला रहे हैं, उनसे फिर आप उन रॉ मटेरियल्स का यूज करके आप कोई कंज्यूमेबल गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता है, यानी वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। फिर आता है टर्शरी सेक्टर, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो टर्शरी या थर्ड या फिर थर्ड सेक्टर कहलाता है। तो आपने ये तीनों चीजें समझ ली कि प्राइमरी स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चरल, सेकेंडरी स्टैंड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड थर्ड सेक्टर स्टैंड्स फॉर टर्शरी और सर्विस सेक्टर। ये आपने समझ लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि देखिए जैसे टाइम चेंज हुआ है, तो जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है ना बच्चों, वो बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस आए हैं। जैसे आप अगर इंडिपेंडेंस के टाइम में अगर आप स्टेटस चेक करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो उस समय आप देखेंगे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में लोग बहुत ज्यादा एम्प्लॉयड थे, या ये कह लीजिए डिपेंड करते थे वो सेक्टर पे। ठीक है, एग्रीकल्चर एक पहला स्रोत होता था लोगों का, जिसमें वो काम करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा चेंज आया है इन सेक्टर्स में। जो थर्ड सेक्टर है उसका जो है ना इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, यानी लोग सर्विस सेक्टर में ज्यादा जा रहे हैं। अब सर्विस सेक्टर में क्यों जा रहे हैं? सर्विस सेक्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये सारी चीजें और भी कुछ चीजें आती हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हो गया है, लोग उस सेक्टर में काम करना चाह रहे हैं। आईटी सेक्टर का बहुत ज्यादा आप देखेंगे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये जो सेक्टर्स है ना वो चेंज क्यों हो रहा है, हम आज उस पर बात करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ाती हूँ, वर्ड टू वर्ड मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगी, और आप समझने की कोशिश करिएगा चैप्टर्स को, क्योंकि मैं बहुत आसान भाषा में बात कर रही हूँ। The various production activities in the primary, secondary and tertiary sector produce a very large number of goods and services। ये तीनों सेक्टर्स जो हैं, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है, ये बहुत ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। Also the three sector have a large number of people working in them to produce these goods and services। The next step, therefore, is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector। अब आपको ये देखना है कि ये जो तीन सेक्टर है, यहाँ पे कितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है। क्या बात करेंगे हम, टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है और कितने ज्यादा लोग इसमें काम कर रहे हैं, पीपल कितने इंगेज हैं इसमें। ठीक है, ये आपको देखना है। Then economy, there could be one or more sector which are dominant in terms of total production and employment, while other sector are relatively small in size। अब आप इसमें ये भी देखेंगे कि कौन से सेक्टर में ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं और कौन सा ऐसा सेक्टर है जो रिलेटिवली स्मॉल है साइज में। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ डू वी काउंट the various goods and services and know the total production in each sector। यहाँ पे हमको क्या करना है, अब हम ये देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, यानी जो तीनों सेक्टर्स हैं उसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है और ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन से सेक्टर का है। ठीक है, तो ये हम काउंट करने वाले हैं, और कितना प्रोडक्शन किस सेक्टर में हो रहा है ये हम जानेंगे। तो अब उस चीज को जानने के लिए आपको कैसे ऐड करना होगा, यानी अलग अलग सेक्टर्स हैं, तो हर सेक्टर में कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है वो आपको देखना है, काउंट करना है। तो वो उसका टेक्निक क्या है वो आप जानने वाले हैं। With so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furniture। It won't make sense। अब क्योंकि इतने सारे गुड्स हैं, मैं आपको दिख रही हूँ प्रॉपरली, हाँ,
अब इतने सारे गुड्स हैं जिसमें नेल्स आप प्रोड्यूस कर, नकली वो नाखून वगैरह आता है आजकल फैशन वाली चीजों में, कार्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है, फर्नीचर कितना बन रहा है। अब एक एक फर्नीचर आप गली मोहल्ले नुक्कड़ में जा करके कि कहाँ किसके दरवाजे में टार्जन पुरानी खड़ी है, आप वो अब उसको बनाया जा रहा है, वापस से तैयार किया जा रहा है, तो आप हर गली मोहल्ले की टार्जन को तो गिनते नहीं फिरेंगे। तो आप, क्योंकि ये चीजें में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि वो आप कोई सेंस ही नहीं है उस चीज का कि हर मोहल्ले में आप जा करके कितना फर्नीचर, कितना कार, कितना क्या प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप टोटल कैसे काउंट करेंगे कि इतने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो टेक्निक देखते हैं। You are right in thinking so. To get around this problem, economists suggest that values of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers. For example, अब आपको क्या करना है, जो एक्चुअल नंबर्स है ना उनको हमको क्या करना है, टोटल सम अप करना है सारे गुड्स के नंबर को। फॉर एग्जांपल 10,000 kgs of wheat is sold at rupees 20 per kg. The value of wheat will be 2 lakhs. The value of 5,000 coconut at rupees 15 per coconut will be 75,000. Similarly, the value of goods and services in the three sector are calculated and then added up. क्या कर रहा है, कितने अमाउंट में वो लिया जा रहा है, वो जो पैसा है ना वो काउंट होता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्टर से हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, मान लीजिए एक बिस्किट हमको मैन्युफैक्चर करना है और सोल्ड करना है, तो बिस्किट बन रहा है, मैदे से बन रहा है, गेहूं से बन रहा है, उसमें शुगर लग रहा है, आटे लग रहे हैं, तो वो सारी जो चीज है, जो रॉ मटेरियल है, वो क्या कहलाएगा, वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। और इन सारी चीजों को बनाने के बाद से एक बिस्किट प्रिपेयर हो रहा है, एक साथ मिलाने के बाद से एक बिस्किट प्रिपेयर हो रहा है। तो ना हम उस एक एक चीज की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कि शक्कर कितना लग रहा है, पानी कितना लग रहा है, वीट कितना लग रहा है, आटा कितना लग रहा है, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट ना करके हम क्या करेंगे, एक बिस्किट के पैकेट की वैल्यू को ऐड करेंगे। क्योंकि वो सारे गुड्स जो इस बिस्किट को बनाने में लग रहे हैं, अगर हम उनको कैलकुलेट करते हैं, फिर आगे चल करके बिस्किट की वैल्यू को ऐड करेंगे, तो वो जो गुड्स थे जो बिस्किट में डले हैं वो तो रिकाउंट हो जाएंगे, और ऐसे जो हमारी वैल्यू है वो प्रॉपरली नहीं आ पाएगी। तो हमको क्या करना है, जो रॉ मटेरियल्स यूज करके हम फाइनल गुड्स या कंज्यूमेबल गुड्स बना रहे हैं, हमको सिर्फ उनकी वैल्यू को काउंट करना है, और यही टेक्निक होती है मेजर करने की। ठीक है, remember there is one precaution one has to take. Not every good or services that is produced and sold need to be counted. जितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं सबको काउंट करना जरूरी नहीं है। इट मेक सेंस ओनली टू कैलकुलेट द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या करना है आपको, मैंने अभी आपको बताया, फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही हमको सिर्फ देखना है। टेक फॉर इंस्टेंस अ फार्मर हु सेल व्हीट टू अ फ्लोर मिल फॉर ₹20 per kg. The mill grinds the wheat and sell the flour to a biscuit company for ₹25 per kg. The biscuit company uses the flour and things such as sugar, oil, milk. तो ये आप इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ, इस पैराग्राफ में जो एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया, सेम वही चीजें आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे जो शुगर है, जो ऑयल है, जो फ्लोर पैकेट्स है, उन सारी चीजों को काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, बिस्किट आर द फाइनल गुड्स, गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर। आपको सिर्फ उनकी वैल्यू काउंट करनी है जो कंज्यूमर तक रीच कर रही है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको सिर्फ इनकी वैल्यू काउंट करनी है। वैल्यू किसकी काउंट करनी है, फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स जो है ना उनकी वैल्यू काउंट होगी, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स की। वही चीज आपको बता रहा है। व्हाई आर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड in contrast to final goods, goods such as wheat and the wheat flour in this example are intermediate goods. Intermediate goods मैंने अभी आपको बताया कि जो रॉ मटेरियल लग रहा है बिस्किट को बनाने में, वो सारी चीजें इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगी। तो वो क्या कर रही हैं, वही इंटरमीडिएट गुड्स मिल करके तो क्या कर रही हैं, फाइनल गुड बना रही है ना, जो हम बेच रहे हैं बाद में जाकर के। तो हम क्या करेंगे, वो जो फाइनल गुड्स है सिर्फ उनकी वैल्यू काउंट करेंगे, ना कि ओवरऑल और किसी का। The value of final goods already include the value of all the intermediate goods that are used in making the final goods. Hence, the value of ₹80 for the biscuit final good already includes the value of flour ₹25. Similarly, the value of all other intermediate goods would have been included.
To count the value of the flour and wheat separately is therefore not correct to, because then we would be recounting the value of the same things. हम क्या कर रहे हैं, वही सेम चीज को बार बार हम रिकाउंट कर रहे हैं, और रिकाउंट करने से जो प्रॉपर हमारा डेटा है ना वो हमको नहीं मिल पाएगा. तो हमको क्या करने हैं, इंस्टेड ऑफ काउंटिंग इंटरमीडिएट गुड्स वी हैव टू काउंट व्हाट, फाइनल गुड्स. तो हमको क्या करने हैं, फाइनल गुड्स की वैल्यू को केवल काउंट करना है. तो आपने इसमें ये सारी चीज समझ ली. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इसमें क्या बता रहे हैं, ये पैरा हम आगे पढ़ने वाले. द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर. अब क्या बोल रहा है, जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज उस सेक्टर में प्रोड्यूस हो रहा है, अलग अलग सेक्टर से 3 सेक्टर, तो हर सेक्टर में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सिर्फ एक ईयर के लिए हम उस प्रोडक्शन को काउंट करेंगे अलग अलग सेक्टर्स का. And the sum of production in the different sector gives what is called gross domestic product, GDP of a country. It is the value of all final goods and services produced within a country during particular year. GDP shows how big the economy. अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल करके आ रहा है GDP. एक मिनट है ना. अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल करके आया बच्चों, जीडीपी. जीडीपी क्या है, जीडीपी ही तो है जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज को काउंट करता है. अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होगा, देखिएगा. जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. यानी एक साल में एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर जितने फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी वैल्यू को जब हम काउंट करते हैं तो हमारा निकल करके आता है क्या, जीडीपी. क्या करेंगे, एक साल में एक कंट्री के अंदर फाइनल गुड्स और सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है जब हम उसको काउंट करेंगे तो हमारा आएगा जीडीपी. ये एक फॉर्मूला आपका बन गया क्या, जीडीपी का. क्या बताया मैंने, एक साल में एक कंट्री के अंदर जितने फाइनल और गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी वैल्यू को जब काउंट करेंगे तो निकल करके आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होते हैं, आपकी कंट्री की इकोनॉमी को शो करते हैं. जितनी ज्यादा जीडीपी होगी आपकी इकोनॉमी उतनी ज्यादा अच्छी होगी. इन इंडिया द mammoth task of measuring GDP is undertaken by the central government ministry. ये जो काम है मेजरमेंट का, जीडीपी को काउंट करने का, वो काम किसका है, हमारी गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का है. दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर प्राइसेस एंड देन एस्टिमेट्स द जीडीपी. ये सारा काम जो है वो कौन करता है, हमारी मिनिस्ट्री, हमारी गवर्नमेंट करती है. वो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज का और स्टेट का पूरा डाटा लेकर के निकालती है हमारा प्रॉपर जीडीपी. ठीक है. Recently, Indian government began to bring out the contribution of 3 sector towards gross value added. अब gross value added क्या है ये आपको चैप्टर में आगे बताएगा. तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है उसके बारे में भी अब ये लोग इंफॉर्मेशन अलग अलग सेक्टर से निकाल रहे हैं कि कौन से सेक्टर में कितना ग्रॉस वैल्यू एडेड हो रहा है. The gross value added measures the contribution of 3 sector of an economy after adjusting for taxes and subsidiaries. Gross value added होता क्या है, the gross value added measures the contribution of the 3 sector. ये क्या करेगा, जो हमारे 3 सेक्टर है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, उनका क्या करेगा, कंट्रीब्यूशन काउंट करेगा. कोई भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो अलग अलग सेक्टर का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है वो देखता है ये क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड. और वो कैसे करेगा, पहले वो एडजस्ट कर देगा कि उसमें टैक्स और सब्सिडीज कितने लगे हैं, उसके बाद से निकलेगा हमारा क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड. ठीक, जीडीपी आप समझ गए. जीडीपी मैंने आपको बताया, तो जीडीपी और ग्रॉस वैल्यू एडेड दोनों बहुत अलग है. ग्रॉस वैल्यू एडेड में आप क्या करेंगे, जितने भी टैक्स और सब्सिडरीज हैं उसको आप क्या करेंगे, एडजस्ट करने के बाद से वैल्यू निकालेंगे अलग अलग सेक्टर्स के कंट्रीब्यूशन की. लेकिन जीडीपी में आप क्या करेंगे, एक साल में एक कंट्री के अंदर फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो हैं उसकी टोटल वैल्यू कितनी है वो आपको बताएगा जीडीपी.
और जीडीपी क्या है, एक कंट्री की इकोनॉमी को शो करता है। तो यहाँ पे आप पूरा एकदम सीक्वेंस से सारी चीजों को याद रखिएगा। यू विल लर्न मोर अबाउट द ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड डिफरेंस बिटवीन वगैरह वगैरह, ये जो आप इसके बीच का डिफरेंस है ये आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ये आपको बता दिया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर। अब हिस्टोरिकल चेंज के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताया कि कैसे बहुत इंडिपेंडेंस के टाइम में जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था उसका बहुत ज्यादा क्रेज था, लोग ज्यादा से ज्यादा उसी सेक्टर में काम कर रहे थे, कृषि क्षेत्र में। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो हमारा थर्ड सेक्टर विच स्टैंड्स फॉर सर्विस सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, लोग वहां पे ज्यादा काम कर रहे हैं। आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट का डाटा निकाल करके, और एनसीईआरटी भी आपको डाटा दे रही है 2017-18 का, तो आप देखेंगे कि कितना ज्यादा चेंज आया है इन सर्विसेज के एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, क्योंकि सर्विस का जो डाटा आप देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। वो हिस्टोरिकल चेंज के बारे में आप यहाँ पे जानने वाले हैं। Generally, it has been noted from the histories of many now developed countries that an initiated states development primary sector was the most important sector of the economic activity. प्राइमरी सेक्टर जो था, ये डेवलप्ड कंट्रीज ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है या एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसका बहुत ज्यादा क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है डेवलपमेंट में। As the method of farming changed and agriculture sector began to prosper, it produced much more food than before. अब एग्रीकल्चर या कृषि का जो तरीका होता था पहले फार्मिंग का, वो बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। अब बिना धूप के भी लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ चीजों को उगा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल जो शिफ्ट हुआ है एग्रीकल्चर में, उससे क्या देखा जा रहा है, पहले जितना फूड प्रोड्यूस होता था उससे कहीं ज्यादा आज हो रहा है। Many people could now take up other activities. There were increasing number of craft person and traders. फिर भी आप देखेंगे कि जो इंक्रीज जो आप देखेंगे कि जो सेक्टर ज्यादा बढ़ रहा है वो एग्रीकल्चर नहीं है या प्राइमरी सेक्टर नहीं है, वो कोई और सेक्टर है। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इंक्रीज मेनी टाइम्स। क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रेडिंग वगैरह का, ट्रेडर्स जो है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, और बाइंग और सेलिंग जो हो रही है गुड्स की वो ज्यादा बढ़ रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंज देखेंगे, और वो भी डिक्लाइन होने का ही चेंज देखेंगे। Beside, there were also transportation administrators, army, etc. However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector, and most people were also employed in this sector. तो क्या हो रहा है, अभी एग्रीकल्चर में लोग लगे हुए हैं ओवर अ लॉन्ग टाइम, मोर देन 100 years, एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस्ड, फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। अब क्या हुआ, बहुत सालों बाद धीरे धीरे फैक्ट्रीज जो है वो एक्सपेंड होने लगी, बढ़ने लगी, नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी। तो ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका राइज होने लगा। Those people who had earlier worked on farms now began to work in factories. जो लोग पहले फार्म्स में काम करते थे, फार्मिंग में इंटरेस्ट ले रहे थे, एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट ले रहे थे, वो इस सेक्टर के इंक्रीज होने के बाद से उन्होंने क्या किया, वो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाने लगे। They were forced to do so, as you can read in history chapters. आप हिस्ट्री के चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे कि कहीं ना कहीं लोगों पे ये प्रेशर ही था कि वो एग्रीकल्चर को छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग में लग गए थे। इंडिपेंडेंस एरा जब आप पढ़ेंगे तो जो फार्मर्स थे उनसे उनकी जमीनों को छीन लिया जा रहा था, और क्या बोला जा रहा था कि आप क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग यानी कुटीर उद्योग लगाए जा रहे थे। तो ये हम थोड़ा सा हिस्ट्री के पार्ट में जा रहे हैं, पर हम इकोनॉमिक्स रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री कहीं ना कहीं रिलेटेबल है एक दूसरे से। लोग क्यों जा रहे थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग है उसमें लोगों को लगवाया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब वो क्या कर रहे थे, कपास और नील की खेती करवा रहे थे। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री यहाँ पे भी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फोर्सफुली लोग जा रहे थे उस सेक्टर में, लेकिन जा तो रहे थे, ठीक है। People began to use many more goods that were produced in factories at cheap rates. अब कम प्राइसेस में लोग क्या कर रहे थे, जो चीजें फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस हो रही थी उसी को यूज करना शुरू कर दिए। सेकेंडरी सेक्टर, एक मिनट, हाँ, सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। बाद में क्या हुआ, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसका बहुत ज्यादा क्या हुआ,
इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा टोटल प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट के टोटल प्रोडक्शन में, याद रखिएगा। Hence, over time, a shift had taken place. This means that the importance of the sectors had been changed. ठीक है, लोगों का जो इंटरेस्ट था वो भी चेंज हो रहा था और कहीं ना कहीं फोर्सफुली भी उनको सेकेंडरी सेक्टर में डाला जा रहा था। तो जो टोटल प्रोडक्शन में अगर हम देखेंगे तो वहां पे सेकेंडरी सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस आ रहा था। इन द पास्ट 100 years देयर हैज बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी। फिर बाद में क्या होगा, सेकेंडरी से टर्शरी में लोगों का इंटरेस्ट जाने लगा। द सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। पहले आपने देखा कि एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, कंट्रीब्यूशन था टोटल प्रोडक्शन में। फिर लोगों को छोटे छोटे उद्योगों में लगाया जाने लगा, तो सेकेंडरी सेक्टर में टोटल प्रोडक्शन अच्छा होने लगा। जब मैन्युफैक्चरिंग से लोग निकल करके आईटी सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में जाने लगे, तो लोगों का जो शिफ्ट है टोटल प्रोडक्शन का वो थर्ड सेक्टर में ज्यादा आने लगा। This is the general pattern observed in the developed countries. What is the total production and employment in the three sector in India over the years? There have been change similar to the pattern observed for the developed countries. अब आपकी जो इंडिया है वो भी डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री में आती है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे भी जो अदर सेक्टर्स हैं उनका क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। जो थर्ड सेक्टर है उसका आप देखेंगे इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। अब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन इंडिया, अब यहाँ पे हम इंडिया की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इंडिया का कैसे, देखिए ग्राफ 1 में पहले आप देखेंगे कि गुड्स और सर्विसेज जो 3 सेक्टर में प्रोड्यूस हो रहे हैं 1 मिनट, ये सारी चीजें हम रीड करेंगे, पहले ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे ग्राफ आपको दिया हुआ है जो बता रहा है कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेक्टर यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा था ड्यूरिंग द ईयर 1977 टू 78 और ड्यूरिंग द ईयर 1917 टू 18। 2017-18 में कितना था और 2077-78 में कितना था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रोड्यूस हो रहे हैं जो गुड्स और सर्विसेज, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये जो ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर को कर रहा है। तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन जब आप जाएंगे 2017 में तो वहां पे आप देखेंगे कि जो टर्शरी सेक्टर है वो बहुत ज्यादा राइज हुआ है, यानी थर्ड सेक्टर का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। अब देखिए इसको पढ़ करके समझते हैं। Graph 1 shows the production of goods and services in the three sector. This is shown for 2 years. ये इतने सालों का आपको दिखा रहा है। We have used the data for these 2 years because the data are comparable and authentic. ये इन्हीं सालों का डाटा इसलिए दे रहा है क्योंकि आप कंपेयर कर पाएंगे जो शिफ्ट हुआ है सेक्टर्स में। एक मिनट, हाँ, यू कैन सी हाउ द टोटल प्रोडक्शन हैज ग्रोन ओवर द 40 years। ये 40 सालों का आप डाटा देखेंगे कि कैसे ग्राफ चेंज हुआ है। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्शन, टर्शरी सेक्टर प्रोडक्शन। अब टर्शरी सेक्टर जो है उसके प्रोडक्शन में कितना चेंज आया है वो देखते हैं। आपने ग्राफ में देखा, ठीक है, over the 40 years between 1977-78 to 2017-18, while production in all the three sector has increased, it increased the most in the tertiary sector। आप देखेंगे कि टर्शरी सेक्टर में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। As a result, in the year 2017-18, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector। जो हमारा थर्ड सेक्टर है बच्चों वो 17-18 में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, हमको सबसे ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है। ये आपका एनसीईआरटी बोल रहा है, इन इंडिया रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। और वो रिप्लेस किसको कर रहा है, ये जो सेक्टर है वो रिप्लेस किसको कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर को। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। व्हाई इज टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो इतना ज्यादा चेंज क्यों हो रहा है? फर्स्ट, इन एनी कंट्री
Several services such as hospitals, educational institutions, post and telegraph services, police stations, court, village administrative offices, municipal corporation, defense, transport, banks, insurance companies, etc. are required. ये सारी जो चीजें हैं ये किस में आ रही हैं? ये सर्विस सेक्टर में आ रही है ना, सर्विस सेक्टर में आ रही हैं। और आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्या बोलते हैं, डिफेंस में जाना चाहते होंगे, कुछ ट्रांसपोर्ट में जाना चाहते होंगे, बैंकिंग में जाना चाहते होंगे। तो आजकल की जो जनरेशन है 2017-18 से अगर आप डाटा देखेंगे तो लोग क्या है, सर्विस सेक्टर में ही तो जाना चाह रहे हैं। In a developing country, the government has to take responsibility for the provision of these services. अब गवर्नमेंट ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है, उसी को अब भर्ती भी तो गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी ना। तो ये जो है ना, ये सारे सेक्टर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। सेकंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर सच एज, एक मिनट, सच एज व्हाट, transport, trade, storage and the like, as we have already seen. तो आप देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंस है वो चेंज हो चुका है। लोग सर्विस सेक्टर में, बैंकिंग में, डिफेंस में, ट्रांसपोर्टेशन में, टेलीग्राफ में, कम्युनिकेशन में लोग रोजगार पाना चाह रहे हैं और वहां पे भर्ती करवाने की जिम्मेदारी भी जो है वो सरकार की है। तो धीरे धीरे ये जो शिफ्ट है वो आ रहा है। greater the development of the primary and secondary sector, more would be the demand for such services. अब जितना आप प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का सोचेंगे कि उसमें जो है इंक्रीज आए, उसके सेक्टर जो प्रोडक्शन है वो इन दो सेक्टर से ज्यादा हो, तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का इंक्रीज आप सोच रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं लीड करेगा थर्ड सेक्टर को। अगर मान लीजिए प्रोडक्शन आप चाह रहे हैं बहुत अच्छा हो एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो जो रॉ मटेरियल है वो किससे जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट का यूज करके ही जाएगा सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्री में। तो वहां से वहां तक का जो सफर है वो कौन करवा रहा है कंप्लीट, वो थर्ड सेक्टर करवा रहा है, टर्शरी सेक्टर। तो ये आप रीजन समझिए कि जितना प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा थर्ड सेक्टर को, क्योंकि थर्ड सेक्टर सारे सेक्टर्स को क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और जो सर्विस प्रोवाइड करवाएगा वो उसका इंक्रीज होना बढ़ेगा ही, इंक्रीज होना उसका बनता ही है। ठीक है, तो ये आपने एक रीजन देखा। Third, the income level rise. Certain section of people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, private school, professional training, etc. You can see this change quite sharply in cities, especially in big cities. क्या बोल रहा है, जितना लोगों का इनकम लेवल जो है वो राइज होगा उतना लोग जो है ना लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करेंगे, उतना लोग सोचेंगे कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, टूरिज्म की तरफ लोगों का जो इंटरेस्ट है जाएगा, शॉपिंग में इंटरेस्ट जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने लगेंगे। तो ये सारे जो सारी चीजें हैं वो किस में आ रही हैं, थर्ड सेक्टर में आ रही हैं। लोग अपने लाइफ को जितना और अच्छा करना चाहेंगे उतना थर्ड सेक्टर के लिए क्या होगा, बेटर होगा। इनकम अराइज होगी तो लोग अपना जो लाइफस्टाइल है उसको भी बढ़ाना चाहेंगे, लाइफस्टाइल जब बढ़ाएंगे तो वो भी क्या कर रहा है, सर्विस सेक्टर को बेनिफिट कर रहा है। फोर्थ, ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज those based on information and communication technology have become important and essential. The production of these services has been rising rapidly. ये आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे बाद में जाकर के कि कैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका बढ़ रहा है। लेकिन ये कुछ रीजंस आपने देखे कि पहला तो प्राइमरी और सेकेंडरी का अगर इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, तो थर्ड सेक्टर का भी बढ़ेगा ही। ठीक है, और अगर लोगों के पास इनकम ज्यादा आ रही है तो वो लाइफस्टाइल बेटर करेंगे, लाइफस्टाइल बेटर करने के लिए इन सारी जगहों में जाएंगे, और ये रिलेट करता है सर्विस सेक्टर से। फिर आप देखेंगे कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी जो है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। तो ये भी एक रीजन है थर्ड सेक्टर के बढ़ने का। ठीक है, एकदम से ऐसा चेंज नहीं हुआ है, शिफ्ट नहीं हुआ है इंपॉर्टेंस कि एग्रीकल्चर से डायरेक्ट थर्ड सेक्टर में आ गया हो। पहले एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंट था, फिर सेकंड सेक्टर में आया, फिर सेकंड से वो थर्ड सेक्टर में चला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। However, you must remember that not all the service sector is growing equally well. आप ये देखेंगे कि पूरे जो सेक्टर से मैंने अभी आपको बताया कि प्राइमरी से सेकेंडरी में गया, सेकेंडरी से टर्शरी बढ़ा, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी बढ़ते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए टर्शरी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है।
Service sector in India employs many different kinds of people. At one end, there are a limited number of services that employ highly skilled and educated workers. At the other end, there are very large number of workers engaged in services such as small shopkeeper. अब आप देखेंगे इंडिया में क्या हो रहा है, जो सर्विस सेक्टर है वो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल के हिसाब से बढ़ रहा है. एक सेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, स्किल्ड और एजुकेटेड और ट्रेन्ड पीपल को ले रहा है, और वहीं सर्विस सेक्टर में एक ऐसा भी है जो क्या कर रहा है, छोटी छोटी शॉप वगैरह या ट्रांसपोर्ट का छोटा छोटा काम, शॉपकीपर वगैरह, ये लोग एंगेज हैं. दीज पीपल बैरली मैनेज टू, एक मिनट, these people barely manage to earn a living and yet they perform those services because no alternative opportunities for work are available to them. अब इसमें जो सेकंड सेक्टर यानी जो सेकेंडरी हमारा सेक्टर है उससे हमारा जो शिफ्ट किया है टर्शरी में, तो टर्शरी में दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग तरीके के लोग हैं. तो जो सेकंड वाले लोग हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि स्मॉल शॉपकीपर वगैरह आ रहे हैं, रिपेयर पर्सन आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये इनकी मजबूरी है वो काम करना, क्योंकि और सर्विसेज में वो जा नहीं पा रहे हैं, या तो उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, या वैसा स्किल नहीं है, या एजुकेशन नहीं है. Hence, only a part of this sector is growing in important. You shall read more about the next. ये इसके बारे में आप और डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. Where are most of the people employed? अब यहाँ पे आपको ग्राफ 2 में बताया था कि जो ज्यादा लोग हैं वो किस में एम्प्लॉयड है, टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है. उसको डिकोड कर रहा है, प्रेजेंट परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ three sector in gross value added. Now you can directly see the changing importance of the sector over 40 years. यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 40 सालों में जो चेंजेस हुए हैं वो कैसे थे. देखिए आप 1977 और 78 का आप देखिए कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस था, लेकिन 2017-18 आते तक आप देखेंगे एग्रीकल्चर का थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं है कि उसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल खत्म हुई है, लेकिन जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज होंगे उतना उतना हमारा जो थर्ड सेक्टर है वो भी इंक्रीज होगा, उससे ज्यादा ही होगा वो. ठीक है. सॉरी. अब आगे देखते हैं. अ रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया इज दैट व्हाइल देयर हैज बीन अ चेंज इन द शेयर ऑफ थ्री सेक्टर्स इन ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी टैक्स और सब्सिडीज हटा के जो हम वैल्यू काउंट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन काउंट कर रहे हैं तीनों सेक्टर का, उसमें आप देखेंगे कि तीनों सेक्टर का जो चेंज है वो बना हुआ है, लगातार उसमें शिफ्ट आ रहा है, लेकिन अभी जो है टर्शरी टिका हुआ है जिसका इंपॉर्टेंस बढ़ते ही जा रहा है. अ सिमिलर शिफ्ट हैज नॉट टेकन प्लेस इन एम्प्लॉयमेंट. ग्राफ 3 shows the share of employment in the three sector. अब एम्प्लॉयमेंट में कितना ये तीनों सेक्टर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो आपको दिखा रहा है इस चार्ट में. ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट के बारे में है कि एग्रीकल्चर में 71% लोग काम करते थे. एम्प्लॉयमेंट अगर देने की बात करें तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो सबसे ज्यादा दे रहा था 77-78 के टाइम में, लेकिन अगर आप अभी की बात करेंगे तो सर्विस सेक्टर दे रहा है, लेकिन अब भी हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो बना हुआ है. लेकिन भाई मैंने आपको बताया एक रीजन कि अगर एग्रीकल्चर और हमारा सेकेंडरी सेक्टर बढ़ता है तो सर्विस सेक्टर भी बढ़ेगा. Why didn't a similar shift out of primary sector happen in the same of employment? It is because not enough jobs were created in the secondary and tertiary. ये सेक्टर इम्प्रूव हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सर्विस सेक्टर में लोगों को चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, और ये सारी चीजें लोगों को नहीं मिल पा रही हैं. और नहीं मिलने के कारण ही जो हमारा थर्ड सेक्टर है या जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहा है जितना हमारा प्राइमरी सेक्टर कर रहा है. तो अगर आप प्रोडक्शन के केस में, इनकम के केस में देखते हैं तो टर्शरी और सेकेंडरी है, लेकिन अगर आप एम्प्लॉयमेंट में देखेंगे तो पहले भी हमारा प्राइमरी सेक्टर अच्छा था और अब भी वो प्राइमरी सेक्टर में ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, क्योंकि लोगों के पास कोई जरिया नहीं बच रहा है तो वो फार्मिंग और कृषि वाले क्षेत्र में ही जा रहे हैं. ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की. थोड़ी और चीजें बच रही हैं, फिर आज का जो हमारा लेक्चर है उसको बाइंड अप करेंगे हम. दो इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाय मोर देन 9 times ड्यूरिंग द पीरियड. अब यहाँ पे आपको पूरा डाटा दिया हुआ है कि कितने कितने टाइम्स में जो है ना इनका कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा है. तो ये वाली चीजें आपको खुद को रीड करनी होंगी, इसमें आपको सारा जो है ना बेसिक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है.
हम इसको आगे भी डिकोड करेंगे और हम आगे जो हमारा टेबल है उसको रीड करेंगे, फिर देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। आपको जो यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई जा रही है, हाईलाइट कराया जा रहा है एनसीईआरटी के द्वारा, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी बताया जाएगा कि कैसे जो अलग अलग सेक्टर्स है वो एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारी आज जब ये वीडियो बन भी रही है तब भी हमारी ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे देश में रोजगार नहीं है लोगों के पास। लोग पढ़े लिखे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, फॉर्म आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो रोजगार का जो आप देखेंगे परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं उतनी अच्छी तरीके से बढ़ नहीं रहा है। तो एनसीईआरटी को हम रीड करेंगे, डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारे जो तीनों सेक्टर्स हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।